अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब ईमान, सेहत और इल्म की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सईदा ख़तून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दर्स निज़ामी आलम कोर्स साल अव्वल के इंतहाई दिलचस्प मज़मून जनरल साइंस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका उस्ताद अब्दुर्रहमान अब्बास। जी, तो आज का हमारा सबक सिर्फ़ एक लेक्चर नहीं होगा, बल्कि हम इस किताब के रिलेटेड बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, ताकि आपका तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और आप अपने इम्तिहानात के लिए अच्छे तरीके से रेडी हो जाएं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जामिया सईदा ख़तून जन्नत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। और अगर आपका कोई भी सवाल हुआ इस लेक्चर के हवाले से जो मैं आपको पढ़ाया करूँगा उस टॉपिक के हवाले से, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक हो गया? तो अपनी कापी पेंसिलें उठा लीजिए और आज हम शुरू करेंगे अपनी किताब का पहला बाब, साइंस का तारुफ और किरदार। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर जब हम साइंस का नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ट्यूबीन का इमेजिनेशन आ जाती है, केमिकल्स की लेबॉर्ट्रीज़ आ जाती हैं हमारे दिमाग में। लेकिन जो साइंस है ये इससे कहीं ज़्यादा पहुंच चुकी है आगे तक। ठीक हो गया? सबसे पहले हम किताब की एक लाइन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, साइंस एक लातीनी लफ्ज़ साइंटिया से अख्ज़ किया गया, जिसकी लग़वी मायने हक़ाइक़ का असली शक्ल में बाकायदा मुतालिया करना है। जी, तो अब साइंटिया क्या है? साइंटिया का जो मतलब है वो होता है जानना, यानी कि नॉलेज। ठीक है, यानी साइंस का मतलब हुआ जानने का बाकायदा तरीका। किसी भी चीज़ को वैसे ही मान नहीं लेना, बल्कि हकीकत को इसकी असली शक्ल में जानना। ठीक है, इसको हम साइंस कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक मिसाल दूँ तो लस्सी को ठंडा करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक ये कि जग को फ्रिज में रख दो, या दूसरा ये कि इसमें बर्फ़ डाल दो। ठीक है, लेकिन जो साइंस है ना वो ये कहती है कि इन दोनों तरीक़ों का बाकायदा मुतालिया करो। खाली आपको कोई कहे कि ये करो तो आपने वैसे नहीं मानना, आपने तजर्बात करने, एक्सपेरिमेंट करने, ऑब्जर्वेशंस करनी है। ठीक है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको वाकई उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि ये रियल है या फेक है, तो देन जो रिज़ल्ट आता है उसको हम साइंस कहते हैं, जो मुतालिया करना। ठीक हो गया जी? तो अब कोई भी चीज़ साइंस कब कहलाती है? ये एक सवाल है कि कोई भी चीज़ साइंस कब कहलाती है? जब वो इन दो असूलों पर पूरी उतरे। ये आपके लिए एक सवाल भी बनता है। ठीक है, ये पेपर्स में आ भी चुका है। किताब की सतर में लिखा हुआ है, साइंस का बुनियादी असूल मुशाहिदा और इस्तदलाल है। तजुर्बात की रोशनी में साइंसी कानून वाज़िया करना साइंसी तरीक़ेकार कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तजर्बात होते हैं, ये साइंस की कह सकते हैं आप, ये साइंस की बुनियादी वजह है। ठीक है, आप जब तक एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, तजर्बात नहीं करेंगे, मुशाहिदात नहीं करेंगे, तो आपको साइंस के बारे में और साइंस की नॉलेज के बारे में पता नहीं चलेगा। सबसे पहले है मुशाहिदा, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी अपनी आँखों से देखना। आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है ये, ठीक है, ये कम आता है, तो ये आपका क्या है? ये आपका मुशाहिदा है। ठीक हो गया? आगे है इस्तदलाल। इस्तदलाल का मतलब ये है कि रीज़निंग, लॉजिक, यानी दलील देना। ठीक है, आप सोचते हैं कि बिल ज़्यादा क्यों आया, क्या इस्त्री ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, या पंखा 24 घंटे चलता रहा है। ठीक है, जो ये आप ये सोच रही हैं, जो आप ये थिंकिंग कर रही हैं, इसको हम कहते हैं इस्तदलाल कहते हैं इसको। ठीक हो गया? इसके बाद है तजर्बात और कानून। अब आप एक दिन इस्त्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, और बिल चेक करते हैं, ये तजर्बा है। ठीक है, आपने क्या किया? आपने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया है। जब आप ये तजर्बा बार बार दोहराते हैं और बार बार नतीजा एक ही निकलता है, तो ये एक साइंसी कानून बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने रोज़ाना चेक किया कि मैंने अब इस्त्री नहीं चलाई। ठीक है, मैंने पंखे की जो रफ्तार है, जो पंखे की ड्यूरेशन है यूज़ करने की, वो मैंने एक लिमिटेड टाइम तक महदूद कर दिया, एक लिमिट कर दिया। ठीक है, और जब आपको बिल आएगा आप देखेंगे बिल कम हो गया है। ठीक है, तो ये जब चीज़ें हैं ये साइंस है। ठीक है, और जब एक ही नतीजा बार बार निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइंसी कानून कहते हैं, वो एक लॉ बन जाता है। जी ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है साइंस की तारीख़।
साइंस के बुनियादी असूल तो हमने समझ लिए हैं कि साइंस क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इल्म शुरू कहाँ से हुआ। किताब की लाइन में लिखा हुआ है, साइंस इतनी ही कदीम है जितनी कि तारीख़ इंसान की तख्लीक के साथ ही साइंस की तारीख़ का आगाज़ हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने अपने गिरदो पेश की अशिया के बारे में जो कुछ भी सीखा या किसी न किसी तरह से दरियाफ़्त किया, इससे साइंस के इल्म में इजाफ़ा होता गया। अब ये है कि जब से इंसान पैदा हुआ है उसने सीखना शुरू कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए, वो इल्म का आगाज़ था, ठीक है। जब हमारे बाप-दादा ने अपने हाथ से पत्थर काट कर कोई औज़ार बनाया तो वो क्या है, वो साइंस थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब इंसान ने पहली मर्तबा लकड़ी को जलाकर आग हासिल की तो कुदरती तौर पर जलने का अमल दरियाफ़्त हुआ, ठीक है, कि वो चीज़ जलती भी है, ठीक है, जलाने का अमल दरियाफ़्त हुआ। इस अमल के साथ साथ इंसान ने ये भी दरियाफ़्त किया कि लकड़ी तो जलती है लेकिन पत्थर नहीं जलता। जो लकड़ी और पत्थर में फ़र्क भी पता चल गया, ठीक है। ये क्या है, ये दरियाफ़्त है, ये आपकी ईजाद है, ठीक हो गया। अब ये एक खाली साइंसी तजर्बा था। मुशाहिदा किया कि लकड़ी जलती है, पत्थर नहीं जलता। इस मुशाहिदे से इन्होंने आग और ईंधन का तस्वर समझ लिया। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यूनानी फ़िलासफ़र जहाँ दूसरे उलूम पर हावी रहे, वहाँ साइंस में भी इनका काफ़ी अमल दखल रहा। ये फ़िलासफ़र 500 कबल मसीह से साइंस में दिलचस्पी लेने लगे। यूनानी नज़रियात की तजर्बाती तस्दीक के कायल नहीं थे। यूनानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे अरस्तू, ठीक है, और अफलातून। लेकिन एक बड़ा मसला ये था कि वो बहस को तजर्बा से ज़्यादा अहमियत देते थे, यानी कि वो बहस करते थे ज़्यादा। वो खूबसूरत नज़रियात बना लेते थे लेकिन लेबॉर्ट्री में आकर इसे चेक नहीं करते थे। और ये एक तरह की थियोरिटिकल साइंस थी जो अमली नहीं थी, यानी कि जो साइंस है वो थ्योरी भी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने पहले देखा कि बिल कितना आया है, ये आपका एक देखने का अमल था, एक थ्योरी थी। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, तजर्बात शुरू कर दिए, तो उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। खाली आपको मुशाहिदात करने से, ऑब्जर्वेशन करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, तजर्बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं, उन्होंने एक थ्योरिटिकल साइंस तैयार की थी लेकिन अमली नहीं की थी, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, हकीम का ख्याल था कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें 4 एलिमेंट्स यानी कि हवा, पानी, मिट्टी और आग से बनी है और ये इन 4 एलिमेंट्स के मुख्तलिफ तनासुब से, मुख्तलिफ रेशो से एक से दूसरी शय में तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि सैकड़ों एलिमेंट्स हैं लेकिन यूनानियों ने सिर्फ 4 माने, ठीक है। अब उनका ये ख्याल था कि आप मट्टी और पानी को मिलाकर कोई नई चीज़ बना सकते हैं। और ये वो दौर था जब लोग आम धातुओं को, आम एलिमेंट्स को सोना बनाने की कोशिश करते थे। जैसे एक दिन आप अपनी वालदा से कहें, अम्मी आज मैं मट्टी में पानी और हवा मिलाकर सोना बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो वो हंस कर कहेंगे, बेटा पहले चाय बना लो फिर तजर्बा कर लेना जी। तो आगे बुक की लाइन लिखी हुई है, 600 से 1400 सन ईस्वी का दौर इस्लामी किमिया गरी का दौर कहलाता है। ये वो दौर है जब जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, ठीक है। जब यूनानी सिर्फ बैठ कर बहस करते थे, लेकिन जो मुसलमान साइंसदान हैं इन्होंने लेबॉर्ट्री बना ली। अलकीमियाई को केमिस्ट्री में तब्दील करने का सेहरा मुसलमानों के सर है, ठीक है। अब बुक में लिखा हुआ है कि इस दौर में बहुत से लाइक और तहकीकी जहन रखने वाले लोगों ने मादे के ख़वास का मुशाहिदा किया, नए तजुर्बात किए गए और नए एलिमेंट्स मसलन के आर्सेनिक दरियाफ़्त हुआ, ठीक है। इसके कंपाउंड्स की खासी बड़ी तादाद बनाई गई और बहुत से तजुर्बाती आलात, बहुत से तजुर्बाती इंस्ट्रूमेंट्स अमल की शिद्दत मसलन के रिटॉर्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है कि अमली किमियागरी के दौर को बजा तौर पर मुसलमान साइंसदानों का दौर कहा जाता है। इन्होंने पहली मरतबा इल्म किमिया को एक तजर्बाती साइंस की हैसियत से पेश किया। इस दौर में अनगत तजर्बात किए गए और बहुत से नए किमिया अवामी दरियाफ़्त हुए। तो यहाँ आपको बताऊँ कि जो जाबिर बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह हैं,
इन जैसे अजीम साइंसदानों ने तजर्बाती बुनियादें डाली हैं। इन्होंने मुशाहिदात और तजर्बात को साइंस का असल रूप बना दिया है, ठीक है, और बनाया भी है। इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसी जो तेज़ाबात हैं, जो तेज़ाब तैयार किए हैं इन्होंने, वो आज भी सनत में, मार्केट में मौजूद हैं, इंडस्ट्री में मौजूद हैं, ठीक है। तो जो ये साइंस है ये भी मुसलमानों की तरफ से ये आगे बढ़ा है। आगे किताब में लिखा हुआ है कि 13वीं सदी में चंगेज़ खान और हलाकू खान के हाथों आलम इस्लाम पर आने वाली तबाही के नतीजे में मुसलमान जो पिछली 7 सदियों तक अहले इल्म व दानिश के इमाम व पेशवा थे, पीछे हटने लगे। इनकी जगह मगरिब के उन साइंसदानों ने ले ली जिन्होंने मुसलमानों की कायम करदा यूनिवर्सिटी से फैज़ हासिल किया। अब यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने इन साइंसी रवायात को यूरोप में फ़रोग़ दिया जो आज तक कायम है। अब ये अफसोस है कि जब मुसलमान हुक्मरानों ने इल्म से मुंह मोड़ा तो चंगेज़ और हलाकू खान की जो यलगार ने बगदाद जैसे इल्मी मराकज़ को तबाह कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ एक बात याद रखने की है कि जो मगरिब ने भी हमारी ही यूनिवर्सिटी से सीखा है, ठीक है। जो मगरिब में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ हमारी किताबें हैं, वह हमारी किताबें ले गए हैं, ठीक है। उन पर मज़ीद तहकीक की इन्होंने और साइंस को आगे तक लेके गए। आगे लिखा हुआ है कि दौर जदीद के साइंसदानों में गैलीलियो, आइज़ैक न्यूटन, ग्रेलर, मेंडेल, एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बहुत से दूसरे जो मशहूर हैं साइंटिस्ट हैं वो शामिल हैं। अब इन तमाम साइंसदानों ने ऐसी साइंसी तरीक़ेकार को आगे बढ़ाया है जिसकी बुनियाद हमारे मुसलमान अजदाद ने रखी थी। तो आपने देखा कि जब हमने जनरल साइंस का पहला बाब पढ़ा है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी आपका सवाल हुआ आपने ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछने हैं। ऐसे ही हम इस चैप्टर में साइंस के बारे में